नमस्कार। गुरुग्राम टीचर ट्रेनिंग कॉलेज चक पानबेला में आपका स्वागत है। हम इस द्वितीय वर्ष के अंदर समावेशी शिक्षा का निर्माण विषय का जो अध्ययन कर रहे हैं उसके अंदर हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था समावेशी वातावरण का निर्माण करना, कि विद्यालय के अंदर समावेशी विद्यालय का जो वातावरण है उसका निर्माण किस प्रकार से किया जाता है। तो इसके अंदर अपने 2 सोपान पढ़े थे कि एक तो था विद्यालय की संस्कृति के द्वारा, यानी कि उसकी संस्कृति इस प्रकार से माहौल इस प्रकार का बना दिया जाए कि सभी बच्चे अपना सम्मानजनक रूप से आकर के अध्ययन कर सकें। इसके लिए शिक्षक को भी तैयार होना पड़ेगा, शिक्षक को भी समावेशन जो कंसेप्ट है उसको समझना होगा, जिससे कि उनको समझना होगा कि सभी विद्यालयों जो सभी बच्चों का अधिकार है शिक्षा प्राप्त करना, चाहे वो बच्चा अक्षम है चाहे वो सामान्य बालक है, सभी का शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। ये बात शिक्षक को समझना होगा। तो इसके लिए वातावरण के अंदर बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध करवानी पड़ेगी जो भौतिक रूप से एक सभी बालकों की आवश्यकता के अनुरूप हो। दूसरा आपने देखा था शिक्षण शास्त्र के रूप में। तो शिक्षण शास्त्र के रूप में अपने देखा था कि इसके अंदर क्या क्या शिक्षण शास्त्र के अंदर किस प्रकार से समावेशन किया जा सकता है। तो उसके अंदर कला के रूप में स्वीकार करते हुए या फिर उसके अंदर हमने शिक्षण शास्त्र के पक्ष पढ़े थे, उसके अंदर अपने कहा था कि शिक्षण शास्त्र और शिक्षण अधिगम वातावरण किस प्रकार से होना चाहिए। तो अपने कुछ विशेषताएं भी देखी थी। विशेषता के अंदर नई नई तकनीकों का विकास करना, कुछ विज्ञान के रूप में जो छात्र रह रहे हैं उनको अनुसंधानों के रूप में अनुसंधान हो रहे हैं तो उन अनुसंधानों को वहाँ पर अप्लाई किया जाए, जो निष्कर्ष निकले उनको अप्लाई किया जाए और शिक्षण विधियों को अप्लाई किया जाए, विभिन्न प्रकार की शिक्षण विधियों को अप्लाई वहाँ पर क्या लागू किया जाए कक्षा के अंदर। तो उसके साथ ही हमने देखा था कि शिक्षण शास्त्र के पक्ष और उसके शिक्षण अधिगम वातावरण की शिक्षण शास्त्र का जो पक्ष है, किस शिक्षण शास्त्र में जो चीज़ें आती हैं उसके अंदर शिक्षण शास्त्र का जो वातावरण है, अधिगम का वातावरण किस प्रकार से निर्माण किया जाए। तो उसके अंदर सबसे पहले हमने देखा था शिक्षण शास्त्र का संज्ञानात्मक पक्ष। तो संज्ञानात्मक पक्ष के अंदर अपने एक नंबर था संज्ञानात्मक पक्ष और दूसरा हमने इसमें देखा था कि क्रियात्मक पक्ष, यानी कि तो संज्ञानात्मक पक्ष में अपन थोड़ा सा यदि रिकॉल करें तो अपने देखा था कि इसके अंदर स्मृति है, बोध है, जहाँ चिंतन स्तर है, इसके प्रकार का ज्ञान है वो सम्मानजनक रूप से सभी को दिया जाए। और उसके द्वितीय में अंदर विभिन्न प्रकार की शिक्षण विधियों का उपयोग किया जाए, विभिन्न प्रकार की तकनीकों का उपयोग किया जाए और तृतीय था मूल्यांकन प्रक्रिया जो मेथड है वो बच्चों के अकॉर्डिंग होना चाहिए। बच्चे का स्तर क्या है, बच्चे की बुद्धि लब्धि कितनी है, उसके अनुसार विभिन्न प्रकार के मूल्यांकन स्तर हो सकते हैं। चतुर्थ है शिक्षक अपने दायित्वों का निर्वहन करे, यानी कि शिक्षक अपने जो उचित दायित्व हैं शिक्षण शास्त्र के प्रति वो विभिन्न प्रकार की विधियों का उपयोग करना, सभी बच्चों को सम्मानजनक रूप से देखना, ये सारी चीज़ें उसके अंदर होनी चाहिए। यानी कि जब तक शिक्षक है वो उस अपने दायित्व को समझेगा और अपने दायित्व का निर्वहन करेगा तो अपने आप जो संज्ञानात्मक पक्ष है या समावेश शिक्षा का संज्ञानात्मक पक्ष है वो मजबूत होगा। दूसरा है क्रियात्मक पक्ष, शिक्षण शास्त्र का क्रियात्मक पक्ष। तो क्रियात्मक पक्ष में हमने देखा था कि बच्चे को क्रियाशील रखना है, उसके लिए विभिन्न प्रकार की शिक्षण विधियों का प्रयोग करना। शिक्षक संस्था जो शिक्षक और शिक्षार्थी है दोनों विविध गतिविधियों में सम्मिलित रहे, आपस में अंत्य क्रिया हो उनके अंदर, सिर्फ जो छात्र है वो श्रोता बन के न रह जाए, इस प्रकार का ध्यान रखना चाहिए। बच्चे की रुचि और योग्यता के अकॉर्डिंग क्या है शिक्षक को प्रयास करने चाहिए। दूसरा था इसी के अंदर अपने विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण उपयुक्त रूप से हो, प्रस्तुतिकरण सही ढंग से हो, जिससे कि एक समावेशी शिक्षा का माहौल बन सके, बच्चे की जो व्यक्तिगत भिन्नता को ध्यान में रख करके पाठ्यक्रम का जो प्रकरण का प्रस्तुतिकरण किया जाए। फिर है शिक्षण विधियों का उचित उपयोग किया जाए। शिक्षण विधियाँ जो परंपरागत है वो भी हो सकती हैं, आधुनिक शिक्षण विधियाँ भी हो सकती हैं। शिक्षक अपने द्वारा निर्मित विधि का उपयोग कर सकता है,
शिक्षक को लगता है कि इन विधियों से नहीं है तो कोई अपना नया तरीका सोच सकता है बच्चे को सिखाने के लिए, या फिर एक या एक से अधिक विधियों को मिला करके एक मिश्रित शिक्षण विधि का प्रयोग किया जा सकता है। इस प्रकार से करने के बाद में हम बच्चे की आवश्यकता के अकॉर्डिंग जब हम शिक्षण विधियों का प्रयोग करेंगे तो वास्तव में वो समावेशी शिक्षा का जो कॉन्सेप्ट है वो उसको विकसित कर सकेंगे, विकास कर सकेंगे उसका। फिर शिक्षण सूत्रों का प्रयोग, जैसे कि हम देखते हैं कि शिक्षण सूत्र है उनका प्रयोग समय समय पर विभिन्न प्रकार से किया जाता है, जैसे सरल से कठिन की ओर है, ज्ञात से अज्ञात की ओर है। तो इन सूत्रों का प्रयोग करते हुए हम एक समावेशी माहौल क्रिएट कर सकते हैं, शिक्षण शास्त्र को बढ़ावा दे सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों का ज्ञान एक शिक्षक को होना चाहिए। एक शिक्षण शास्त्र विषय को पढ़ने के बाद में या अपने विषय की समझ बनाने के बाद में ये सारे चीज़ों का जब शिक्षक को ज्ञान होगा तभी वो स्टूडेंट पर अप्लाई करेगा, तभी वो कक्षा पर अप्लाई करेगा। तो इस प्रकार से फिर है शिक्षण सिद्धांतों का प्रयोग किया जाए कि बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं। बार बार अभ्यास करने पर, प्रयत्न और त्रुटि के सिद्धांत पर, तत्परता के सिद्धांत पर, रुचि के सिद्धांत पर और आंशिकता के जो अपने समग्रता वाला सिद्धांत है, जो अधिगम के जो जितने सिद्धांत हैं और उसके अंदर शिक्षण के जो सिद्धांत हैं, शिक्षण सूत्रों का है, शिक्षण सिद्धांतों की बात कर रहे हैं तो उसके अंदर अपने उन सिद्धांतों के बारे में ज्ञान होना चाहिए। और उसके बाद है इसमें अपने कह सकते हैं शिक्षण युक्तियों का, बीच बीच में जो युक्तियाँ आती हैं या कुछ इस प्रकार की तकनीक का प्रयोग किया जाए, उदाहरण दे करके, कुछ क्षेत्रीय उदाहरण दे करके, क्षेत्रीय वस्तु को दिखा करके, इस प्रकार की नई नई तकनीकों के द्वारा एक शिक्षण का उचित प्रयोग या एक शिक्षण विधियों का उचित प्रयोग कर सकते हैं। फिर शिक्षण के द्वारा अधिगम वातावरण उत्पन्न किया जाए। कक्षा में दृश्य सर्वे सामग्री है, अधिगम सामग्री की बात करते हैं अपने, शिक्षण अधिगम सामग्री का उचित प्रयोग करना, ये बातें इसके अंदर आती हैं। शिक्षण कौशलों का प्रयोग, आपने जो अपने बीएड के अंदर जो माइक्रो टीचिंग होती है उसके अंदर कई स्किल सीखते हैं। शिक्षण स्किल हैं, प्रस्तावना है, व्याख्या है, पुनर्वलन है, प्रश्न आंशिक प्रश्न की खोज है, इस प्रकार की जो बातें सीखते हैं। और उन चीज़ों का अपने जब समावेशी कक्षा के अंदर अप्लाई करेंगे तो समावेशी शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा। फिर है प्रभावशाली संप्रेषण क्रिया। इन सब के साथ साथ एक जो कक्षा में शिक्षण का है प्रभावशाली होना चाहिए, प्रभावशाली संप्रेषण होना चाहिए। जो बात शिक्षक कह रहा है वो बच्चों को समझ में आए, बच्चों की समझ तक पहुँचे, वहाँ तक पहुँचे। वो जो संप्रेषण है वो स्पष्ट शब्दों में और आसान शब्दों में हो, तभी वो बच्चों की समझ में आएगा। इसलिए प्रभावशाली संप्रेषण होना चाहिए। तो प्रभावशाली संप्रेषण के लिए एक बात है कि विषय वस्तु जब चीज़ों को क्लियर होगी, खुद वो अपनी बात को क्लियर कर पाएगा, खुद उसको उस कॉन्सेप्ट को क्लियर है, तभी वो अपने आसान शब्दों में, स्पष्ट शब्दों में बच्चों तक पहुँचा पाएगा। तो इसके लिए वो क्या है, संप्रेषण क्या है, प्रभावशाली होना चाहिए। अब इसका नया कॉन्सेप्ट जो 3 नंबर आता है, शिक्षण संबंधी विश्वास, या शिक्षण शास्त्र संबंधी विश्वास। शिक्षण शास्त्र संबंधी विश्वास। शिक्षण शास्त्र संबंधी विश्वास से क्या तात्पर्य है? कहने का अर्थ है कि समावेशी पाठ्यक्रम के अंदर अपने शिक्षण शास्त्र जो शिक्षण विषय है उस पर विश्वास होना चाहिए। उसको जब अपने समावेशी पाठ्यक्रम के तहत बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो उसका जो पूरा नियंत्रण है वो शिक्षक पे होना चाहिए, और उसके अंदर जितना भी ईमानदारी से शिक्षक कार्य करेगा वो शिक्षण कार्य उतना ही सफल होगा। यानी कि शिक्षण शास्त्र विषय पे शिक्षक को विश्वास होना चाहिए कि जो मैं काम करवा रहा हूँ वो सही करवा रहा हूँ, और उसके अंदर जितना मैं कर सकता हूँ उतना ही करूँगा। उसके अंदर वो फिर या फिर अपना कह सकते हैं कि अधूरा कॉन्सेप्ट है, जहाँ पर कह सकते हैं कि वो पूरी लगन से काम नहीं कर रहा जितना उसको करना चाहिए शिक्षक को, वो एक विश्वास नहीं रहेगा शिक्षण शास्त्र पे। शिक्षण शास्त्र की विधियों का उपयोग करे, शिक्षण शास्त्र की तकनीकों का उपयोग करे, जो भी प्रकरण है उसको ईमानदारी से पढ़ाए, है ना, उसके अंदर पूरी संलग्नता हो, उसके अंदर पूरी तरह से लगन हो शिक्षक की, तभी वो कॉन्सेप्ट क्या है बच्चों तक समझ पाएगा, बच्चों तक पहुँच पाएगा।
तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि उसके अंदर एक शिक्षण शास्त्र संबंधी विश्वास होना चाहिए। तो ये एक भावात्मक पक्ष है जिसके अंदर पूरी तरह से शिक्षक भावात्मक रूप से बच्चों से जुड़ जाता है और अपने शिक्षक वो अपने आप को सबसे अच्छा जो कॉन्सेप्ट है वो देने का प्रयास करता है। इस प्रकार से शिक्षण अधिक वातावरण निम्नलिखित रूप से संभव होता है। तो संलग्नता है या उसके अंदर जो मेल जोल है वो पूरी तरह से होना चाहिए। संलग्नता है इसमें आप लिख सकते हैं शिक्षक प्रक्रिया के अंदर जो संलग्नता है वो होनी चाहिए। तो इसके अंदर लिखते हैं 3 नंबर में जाकर इसको अपने 1 2 3 कर दे सकते हैं। और 3 का जो पहला कॉन्सेप्ट है वो है शिक्षक द्वारा शिक्षण कार्य में या शिक्षण में संलग्नता। तो संलग्न होना यानी कि तो उसको क्या है पूरी तरह से जुड़ाव होना चाहिए। उसका शिक्षण कार्य में पूरी तरह जुड़ाव होगा तभी वो बच्चों को कॉन्सेप्ट वगैरह समझा पाएगा। दूसरा है शिक्षण प्रक्रिया में निष्ठा। दूसरा है शिक्षण प्रक्रिया में निष्ठा। मतलब क्या है, जब हम एक शिक्षक शिक्षण शास्त्र पर विश्वास बना रहा है इसका मतलब वो जो भी कार्य करवाएगा ईमानदारी से करवाएगा। वो बच्चों को वास्तव में सिखाना चाहता है, सिर्फ फॉर्मेलिटी नहीं करना चाहता कि मैंने तो पाठ्यक्रम पूरा करना है, मैंने अपना पेड पूरा करना है, बस मुझे कोई उद्देश्य नहीं है। शिक्षक छात्र पढ़े या ना पढ़े, छात्रों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, उसको सिर्फ पाठ्यक्रम से मतलब है, उसको अपने क्लास से मतलब है, अपनी ड्यूटी से मतलब है। ऐसा नहीं, विश्वास तभी बनेगा शिक्षण शास्त्र पे यदि वो पूरी जुड़ाव के साथ कार्य करेगा, संलग्न रहेगा। दूसरा है वो शिक्षण कार्य पूरी निष्ठा से करेगा, ईमानदारी से करेगा, तभी वो एक शिक्षण शास्त्र पर विश्वास बन पाएगा। तो जब वो कार्य पूरी संलग्नता से करेगा तो उसके लिए बच्चों को नए नए साधन अपने आप खोज में आएंगे कि मुझे इस प्रकार के साधन की खोज करनी है, मुझे इस प्रकार से विधि की उपयोग करनी है। ये बच्चा सीख नहीं रहा तो मैं ऐसे सिखाऊंगा, मैं इस नई विधि का उपयोग करूंगा। इस प्रकार से नई नई खोज पूर्ण आएगी, क्योंकि जब वो उस भावात्मक रूप से बच्चा उस बच्चे से जुड़ जाएगा, उसको कहेगा, वो सोचेगा कि मुझे तो इसको सिखाना है, तो किस विधि से सिखाना है। यदि वो ऐसा नहीं सोचेगा, सिर्फ अपना ड्यूटी पूरी करने आएगा, तो चाहे बच्चे को समझ में आया या नहीं आया, कौन बच्चा आ रहा है कौन जा रहा है, तो उसका कोई मतलब नहीं होगा। तो इस प्रकार से निष्ठा या ईमानदारी उससे अपने विषय से ईमानदारी नहीं कर पाएगा। तो विश्वास का जो भावात्मक पक्ष है वो बच्चों से जुड़ाव का पक्ष है। जुड़ाव होना चाहिए, वो संलग्न होना चाहिए, अपना कार्य निष्ठा से करे। तो शिक्षक प्रक्रिया शिक्षक की निष्ठा होती है, कार्य व्यवहार गतिविधियां छात्रों की शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए समर्पित होती है। सारा कार्य शैक्षिक आवश्यकताओं छात्रों के लिए समर्पित है, सिर्फ अपने ड्यूटी पूरी करने के लिए नहीं, छात्रों को समर्पित होनी चाहिए कि मुझे छात्रों को सिखाना है, चाहे कोई भी विधि अपनानी पड़ जाए, चाहे आपको 2 या 2 से अधिक विधियां अपनानी हो, 10 बच्चों के लिए और विधि है, 10 बच्चों के लिए और विधि अपनानी हो सकती है। तो इसके लिए वो अपने साधन खोजेगा, अपनी नई नई तकनीक खोजेगा, नई नई विधियां खोजेगा। तो इस प्रकार से वो अपनी जो शिक्षण शास्त्र से एक अपने का विश्वास में ले पाएगा, विश्वास कर पाएगा कि मैं जो काम कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ, मुझे बच्चों को सिखाना है। तो इस प्रकार से वो भावात्मक रूप से बच्चों से जुड़ेगा, अपने भावात्मक रूप से अपने विषय से जुड़ेगा, लगन होगी उसको विषय के प्रति, तभी वो एक समावेशी पाठ्यक्रम का निर्माण हो सकेगा, तभी वो बच्चों का ध्यान रख पाएगा, सभी बच्चों का ध्यान रख पाएगा। व्यक्तिगत रूप से वो उनकी योग्यता और रुचि को जानने का प्रयास करेगा यदि उसके अंदर जुड़ाव होगा, लगन होगी। इस प्रकार से तीसरा है
शिक्षक द्वारा शिक्षण में प्रतिबद्धता। शिक्षक द्वारा शिक्षण में प्रतिबद्धता। शिक्षक द्वारा शिक्षण में प्रतिबद्धता है। तो प्रतिबद्ध का मतलब है प्रतिबद्ध होना, यानी कि उससे हमें जो काम करवाना है शिक्षण कार्य में प्रतिबद्ध हो जाए कि मुझे काम करवाना है, प्रतिबद्ध रूप से होना चाहिए। शिक्षक अपने कार्य में प्रति जवाबदेही हो, प्रतिबद्ध हो, और उसके अंदर अपने छात्रों के संदर्भ में जो शैक्षिक उपलब्धि हैं उसके लिए वचन देता है कि मैं इस वचन को पूर्ण करने के लिए विभिन्न गतिविधि साधनों का उपयोग करता हूँ। तो वो प्रतिबद्ध होगा कि मुझे ये कार्य करवाना है ना। जैसे हम लोग एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं कि मुझे ये काम करवाऊँ, मैं इस काम करवा दूँगा, तो इसके लिए वो क्या साधन अपनाता है, क्या कार्य करता है, वो फिर उसके लिए उसका उत्तरदायित्व हो जाता है। तो वो एक प्रतिबद्ध है कि मुझे ये कार्य करवाना है। तो शिक्षक का शिक्षण में प्रतिबद्धता का प्रदर्शन कब स्थिति में किया जाता है, जब अपने छात्रों के संदर्भ में शैक्षिक उपलब्धियों का वचन दे देता है कि मुझे जिस शिक्षण उपलब्धियाँ करवानी है उसके लिए चाहे मुझे कोई भी साधन उपलब्ध करवाना पड़ जाए मैं करूँगा। तो मुझे इस बच्चे को शिक्षण कार्य करवाना है, अधिगम करवाना है, तो उसके लिए मैं क्या कार्य कर सकता हूँ वो खुद सोचेगा, प्रतिबद्ध हो जाएगा, वचन देता है कि मैं आपको ये कार्य करवा दूँगा, मैं आपको ये प्रकरण अच्छी से समझा दूँगा। अब वो किस तरह से समझाएगा, वो उसकी कौन सी विधि उपयोग करेगा, उसके लिए वो वचनबद्ध है। आगे है शिक्षण कार्य के प्रति जवाबदेही। शिक्षण कार्य के प्रति जवाबदेही। उत्तरदायित्व की भावना है। उत्तरदायित्व का मतलब क्या है? प्रतिबद्धता से ही थोड़ा सा मिला जुला रूप है। जिस प्रकार से वचन दे देता है तो वो जो काम करवाया उसका जवाबदेही होगा वो कि मैंने जो काम करवाया है, यदि वो काम अच्छा हुआ है तो उसके लिए जवाबदेही है, अच्छा नहीं हुआ तो उसके लिए जवाबदेही है। इस प्रकार से शिक्षक अपने कार्य के लिए जवाबदेही का प्रदर्शन करता है। पूर्ण प्रयास यह होता है कि उसकी कक्षा में सभी छात्र शिक्षण कला से संतुष्ट हो, शिक्षण कला से संतुष्ट हो कि जो काम करवा रहा है, शिक्षण कला करवा रहा है, उससे सभी बच्चे संतुष्ट हो। तो सभी बच्चे जब संतुष्ट होंगे इसका मतलब वहाँ पर जो अक्षम बालक है वो भी संतुष्ट होंगे, जो सामान्य बालक है वो भी संतुष्ट होंगे। उनके लिए भी शिक्षण कार्य के लिए अलग अलग विधियाँ अपनाई जा रही है, उनके लिए अलग विधियाँ अपनाई जा रही है। तो जिस प्रकार की उसकी आवश्यकता है उसको उस प्रकार की आवश्यकता के अनुरूप शिक्षण कार्य करवाया जा रहा है। इसका मतलब सभी बच्चे संतुष्ट है, जवाबदेही है उसकी। यदि जवाबदेही नहीं होगी इसका मतलब बच्चे पढ़े ना पढ़े वो अपना काम, शिक्षक अपना काम पूरा करके चला जाएगा, तो वो जवाबदेही नहीं बनेगी। पाठ्यक्रम पूरा हो रहा है बस यही ठीक है, किसी को समझ में आ रहा है, कितने % समझ में आ रहा है, वो कितने % कर रहा है, तो कक्षा में समझ में नहीं आया, कितने फेल हो रहे हैं, ये सब जवाबदेही का रूप नहीं होता। जवाबदेही है कि सभी बच्चे समझ में आ जाए, सभी बच्चों शिक्षण कला से संतुष्ट हो, उसके लिए अलग अलग विधियाँ अपनानी, नई तकनीक अपनानी हो सकती है, ये जवाबदेही का रूप है। छात्रों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण। शिक्षक उसके लिए महत्वपूर्ण स्थान रखता है, शिक्षण व्यवस्था उचित रूप से संपन्न करने का प्रयास करता है और शिक्षण प्रत्येक परिणाम के लिए आशावान होता है। तो छात्रों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण जिसको अपने कर सकते हैं, छात्रों के प्रति शिक्षक का सकारात्मक दृष्टिकोण। तो सकारात्मक दृष्टिकोण का मतलब यही है कि वो छात्र के सकारात्मक दृष्टिकोण, उसको लगे कि सभी बालक सीख सकते हैं, चाहे वो कितनी भी अक्षमता रखते हुए वो अधिगम कर सकते हैं, सीख सकते हैं। तो जब वो इस प्रकार का दृष्टिकोण रखेगा तभी वो अपने पॉजिटिव व्यू से बच्चों को सिखा पाएगा। यदि उसको पहले से लग जाएगा कि छात्र तो नहीं सीख सकता तो उसको वो नहीं सिखा पाएगा।
इस प्रकार से तो शिक्षक के प्रति सकारात्मक दृष्टि को प्रदर्शित करता है। शिक्षक उसके लिए महत्वपूर्ण स्थान रखता है और शिक्षण व्यवस्था में उचित रूप से संपन्न करने के लिए प्रयास करता है और शिक्षण के प्रत्येक परिणाम के लिए आशावान रहता है। तो इस प्रकार से जो भी परिणाम आएगा वो अच्छा ही आएगा, आशावान होता है, क्योंकि जो सकारात्मक दृष्टिकोण रखेगा उसका मतलब सभी बालक सीख सकते हैं, सभी बालक सीख सकते हैं तो सभी बालक को सिखाने का प्रयास किया जाएगा और जब सभी बालक को सिखाने का प्रयास किया जाएगा तो कहेगा कि मेरा तो रिजल्ट आशावान आएगा, मेरा रिजल्ट तो अच्छा ही आएगा जब मैं सब बच्चों को सिखा सकता हूँ, तो वो आशावान होता है। नेक्स्ट है शिक्षक जब शिक्षण प्रक्रिया में प्रजातांत्रिक सिद्धांतों का पालन करता है तो स्पष्ट हो जाता है प्रजातांत्रिक सिद्धांत की बात हो रही है। तो प्रत्येक छात्र शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु पूर्ण तन्मय के साथ प्रदर्शन करता है और प्रत्येक छात्र कक्षा में अपनी जिज्ञासा को शांत करने का अवसर देता है। तो प्रत्येक छात्र को क्या है, जिज्ञासा शांत करना। तो यहाँ क्या है, प्रजातांत्रिक दृष्टिकोण। तो कक्षा में अपने ऐसे लिख सकते हैं कि शिक्षण प्रक्रिया में प्रजातांत्रिक सिद्धांतों की पालना। शिक्षण प्रक्रिया में प्रजातांत्रिक सिद्धांतों की पालना, प्रजातांत्रिक सिद्धांतों की पालना। तो इसका मतलब ये है कि जब शिक्षण कार्य करवाएंगे तो प्रजातांत्रिक सिद्धांतों की पालना होगी, जिसमें सभी बच्चों को समान समझा जाएगा, सभी बच्चों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाएगा, तो किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। कोई अक्षम बालक है इसका मतलब उसका भेदभाव करके उसको डांट करके किसी कोने में बिठा दे, ऐसा नहीं है। सभी के साथ समानता का व्यवहार किया जाएगा। उसकी शैक्षिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाएगा। प्रत्येक छात्र जो कक्षा में हैं उसकी जिज्ञासा को शांत करने का प्रयास किया जाएगा, उसको अपने जिज्ञासा को शांत करने का समान अवसर दिया जाएगा। तभी हम लोग सभी बालक अलग अलग रुचि के अलग अलग योग्यता के होते हैं, तो सभी की जिज्ञासाएं अलग अलग हो सकती हैं। उन सभी बालकों की जिज्ञासा को शांत करने का प्रयास किया जाएगा। इसका मतलब वहाँ पर एक प्रजातांत्रिक माहौल है कक्षा के अंदर और उस प्रजातांत्रिक माहौल के तहत सभी बालक समान रूप से सीख सकते हैं। शिक्षण वृत्ति में नैतिकता का पालन आगे है। शिक्षण वृत्ति में नैतिकता का पालन, ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शिक्षण कार्य में नैतिकता नहीं है, ईमानदारी नहीं है, तो वो शिक्षण कार्य प्रभावी नहीं होता। शिक्षक के अंदर नैतिकता ईमानदारी नहीं है तो एक सही मायने में शिक्षण कार्य नहीं करवा पाएगा। तो इसी प्रकार से अपने देखते हैं कि शिक्षण कार्य में सिर्फ अपनी नौकरी बचाने के लिए, सिर्फ अपनी ड्यूटी पूरी करने के लिए शिक्षण कार्य करवाया जाता है कि वो आ गया क्लास के अंदर विद्यालय में आता है, अपना पेड़ लगाता है, चला जाता है, क्योंकि उसकी नौकरी है और नौकरी के अंदर वो अपनी ड्यूटी पूरी कर रहा है। तो इस प्रकार से वो एक अपने व्यवसाय से न्याय नहीं कर रहा, वो व्यवसाय से अन्याय कर रहा है, क्योंकि सिर्फ वो अपनी आर्थिक पृष्ठभूमि को देख करके वो नौकरी ज्वाइन कर रहा है और नौकरी को निभा रहा है। उनको बच्चों के भविष्य से कोई मतलब नहीं है, बच्चों की जो योग्यता उससे कोई मतलब नहीं है, बच्चों के जो रुचि योग्यता अपने कह सकते हैं बच्चों के भविष्य के बारे में, बच्चे क्या किस लिए आते हैं, किस कारण से यहाँ पर आ रहे हैं, उसका जो विकास कहाँ हो सकता है, उसके लिए कोई मतलब नहीं। वो सिर्फ अपनी नौकरी बचाने के लिए और अपने जीवन निर्वाह के लिए वो क्या है नौकरी को ज्वाइन कर रहा है और शिक्षण कार्य करवा रहा है। जिसका मतलब उसके अंदर शिक्षण वृत्ति के अंदर नैतिकता नहीं है। यदि वो बच्चों को साथ में लेकर चलेगा, अपनी सेवाओं को, अपने जो नौकरी है उसको बच्चों के साथ जोड़ करके, बच्चों के भविष्य के साथ जोड़कर देखेगा, अपने शिक्षण शास्त्र की या शिक्षण के विषय से जोड़ करके देखेगा, तो वो ईमानदारी से काम कर पाएगा। तभी वो एक अपने कह सकते हैं कि शिक्षण शास्त्र के रूप में विश्वास निभा पाएगा। नहीं तो वो सिर्फ एक औपचारिकता रह जाएगी कि वो कक्षा में आ रहा है और उसको शिक्षण कार्य करवा रहा है। वो सिर्फ अपने
कह सकते हैं कि अपने विचार के लिए या अपने जीवन निर्वाह के लिए कार्य कर रहा है, बच्चों के भविष्य के लिए तो कार्य नहीं कर रहा। तो ऐसा नहीं है, ऐसा होना चाहिए कि अपने शिक्षण वृत्ति में नैतिकता का पालन होना चाहिए। तो शिक्षण नैतिकता का पालन हो और अक्षम और अपरिचित बालकों के दायित्वों का पूर्ण बोध हो, जिससे कि उसके अंदर नैतिक दायित्व हो और विशेष आत्म बालकों के लिए शिक्षण कार्य करवाया जा सके। और संस्कृत इस प्रकार से अपने इसके अंदर देखते हैं कि जो पॉइंट है उसके अंदर शिक्षा शास्त्र संबंधी जो संलग्नता है, विभाग है, उसके बाद है निष्ठा है। तो शिक्षण कार्य संबंधी विश्वास के अंदर अपने कह सकते हैं कार्य की संपूर्णता होनी चाहिए, शिक्षण क्रिया पर निष्ठा होनी चाहिए, शिक्षण द्वारा जो शिक्षण की प्रतिबद्धता है वो होनी चाहिए, शिक्षण कार्य के प्रति जवाबदेही होनी चाहिए, छात्रों के प्रति शिक्षक का सकारात्मक दृष्टिकोण होना चाहिए। छात्र सभी कार्यों को अधिगम कर सकते हैं, चाहे किसी प्रकार की अक्षमता है उसके अंदर। शिक्षण के प्रदाता सिद्धांत का पालन करें, शिक्षण वृत्ति में नैतिकता का पालन किया जाए। ठीक है, ये सारी चीजें इसके अंदर आती हैं। तो ये अपने आज जो पक्ष किए हैं, उसके बाद नया जो टॉपिक है वो अगली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।